हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था नीट के अंदर इन 2022 के अंदर। ठीक। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो तुमको यहाँ पर ध्यान देना है वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि भाई हमारी आंखें जो होती हैं हमेशा करेक्ट चीज़ों को ही एनालाइज करती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्लियरली आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट है तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि हमारी जो बात चल रही है अभी इनकरेक्ट के बारे में चल रही है। ठीक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा इनकरेक्ट की हम बात करेंगे। तो हमको पता करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कलाइ मेटल्स। जब भी हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की केस तो तुमको एक चैप्टर याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज के अंदर जो लिथियम है, जो हमारा लिथियम होता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं इसको, दैट इज ऑलवेज हाईली निगेटिव। ठीक। अब ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ये टेंडेंसी है, वो डिपेंड करती है किस पर, द मोर निगेटिव इस चीज़ पर, हाउ स्मॉलर दैट वुड बी, इतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ठीक है, तो इतना ये स्ट्रॉन्गर होगा, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर भी बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, एल्कलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ट्रू। जितनी भी एल्कलाई मेटल्स होती हैं, जैसे हमने ये ले लिया एल्कलाई मेटल, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक। और जब रिएक्शन करता है तो बन के आता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तो हमारी ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लास्ट। इनके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, दैट्स वाई यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बात सही है, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगला स्टेटमेंट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के पॉजिटिव इन KO2 इज +4। अब जैसा कि तुम जानते हो कि अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर एलिमेंट होता है एल्कलाई मेटल्स के अंदर, एल्कलाई मेटल्स में सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबीडियम, फिर होता है सीजियम, फिर होता है फ्रेंशियम। ऑलराइट। और इनके जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS1। ठीक। तो इसका भी फिर जैसे इसका होता है 2S1, इसका होगा 3S1, इसका होगा 4S1, इसका होगा 5S1 और इसका होगा 6S1 और ये आ गया हमारा लास्ट वाला 7S1। अब हम जानते हैं अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो जनरली हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक कैटायन। जैसे पोटेशियम के केस में बात करूँ तो K पॉजिटिव। अब इसके बाद जो अंदर वाली ऑर्बिटल बची है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और 3s2, 3p6 और 4s1। तो अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये कौन सी स्टेट में पहुँच जाएगा, इस वाली में। तो इसकी लास्ट ऑर्बिटल जो बची अब वो ये बची, यानी कि हमारे ख्याल से ये है 3s2 और 3p6, यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बचे हैं 8। अब यहाँ से ये होते हैं 2 और 2 4 एंड 6 10 और 8 हो गए 18। अब 18 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, आर्गन का होता है। अब यहीं से हमको पता चल गया कि आर्गन क्या है, एक नॉर्मल गैस है, इनर्ट गैस है। तो ये मतलब इसने क्या किया है, अपना एक बहुत अच्छा सा कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, जो क्या जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि भाई इसने क्या किया है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को पहुँचा दिया है उस स्टेज पर जिस स्टेज पर उसके बाद वो दूसरी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा। ऑलराइट। तो यहाँ तक हम पहुँचे और हमको पता चला कि भी इसका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू आर्गन हो गया है, यानी कि इसका ऑक्टेट जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि पोटेशियम जो है ना, उस पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट
जो है वो +4 है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, हमेशा एल्कलाई मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 ही होती है। तो इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक सही है और वैसे ही स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट, ओके। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही आप टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वी नोटिस के एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हर एक एटम का, अगर सपोज करो इसका साइज़ ये था तो इसका साइज़ ये हो गया, इसका साइज़ इससे बड़ा हो गया, फिर रुबिडियम ये आ गया, फिर सीजियम ये आ गया, फिर फ्रेंशियम ये आ गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। यानी कि हमारी एक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ करेगी। तो उसको बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लेस एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी सही है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा ये सा, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेट्स लुक एट दिस। ये क्वेश्चन आया था केरला के एग्जाम में और ये भी सेम टाइम पर आया है जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं। कह रहे हैं द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन दिस मॉलिक्यूल। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको, वो भी किसका, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दे रखा उन्होंने Br3O8। ऑलराइट, अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो यहाँ पे ब्रोमीन के कितने एटम है, 3 हैं। तो हम क्या मान लेंगे, 3 एटम है और हर एक एटम को भी, ब्रोमीन को मान लिया हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को 6 + 8 और एक ऑक्सीजन का होता है -2, ये सब नॉन होता है। ठीक, ये देखें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये होगा इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन हुए यू विल नोटिस समथिंग, दैट इज़ व्हाट, कि भाई ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसको अगर और 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास मिल जाए, इसके अंदर आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यानी कि 2s2 और 2p, 4 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा नियॉन के। तो इसका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमको देखने मिल रहा है कि इसका जो ऑक्टेट है वो खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। अब उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर हम यहीं पे एक चीज़ ट्राई करते हैं जो कि बहुत बेटर भी रहेगी, कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -2, जो जनरली आपको दिखाई देती है। लेट्स से ये हो गया 3x, यहाँ पे ले लिया प्लस, यहाँ पे क्या 8 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -16 = 0। ठीक, ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3x - 16 = 0। इस 16 को इस साइड ले आओ उठाकर, तो 3x = आएगा प्लस का 16 और हम x को यहीं छोड़ते हैं और ये आएगा +16 / 3, यानी कि आपका आंसर होगा ऐसा होगा। ये कोई भी आंसर नहीं होगा। इस तरीके से किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं और जनरली आप अगर इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और भी बेटर हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, वो कह रहे हैं कि देखो भाई बात क्या है, कोई पेंटावेलेंट ऑक्साइड है, वो भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का, ये सवाल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रुप नंबर, ग्रुप्स को समझते हैं हम सबसे पहले। जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की, तो ग्रुप नंबर 1 होता है, 2 होता है, ठीक, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो 3 से लेकर 12 तक है इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल। ठीक, और जो ये पहला वाला ग्रुप होता है ये होता है हमारा एल्कलाई, एल्कलाई मेटल्स। ऑलराइट, जैसे हम दूसरे पहुंचते हैं इसको बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो ये आता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 16, फिर 17 और 18। ठीक,
तो ग्रुप नंबर अगर 13 की बात करो तो इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली, यानी कि जो एल्यूमिनियम के साथ आ रही है। ये आ गई आपकी कार्बन फैमिली। ये है आपका जिसको हम बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। ऑलराइट, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है पहले ये समझ लेते हैं। नाइट्रोजन, फिर आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, और फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका Pi। ठीक है, इस तरीके से ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ लुक एट दिस कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल है। यहाँ पर आ जाएं, ये दोनों हैं मेटेलॉइड्स और ये है हमारी बिल्कुल प्योर मेटल। ऑलराइट, आई थिंक यू गेट द आंसर कि यहाँ पर ये क्या है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स नॉर्मली जो करेक्टर शो करती हैं वो उनका करेक्टर होता है एसिडिक। ऑलराइट, और जो मेटेलॉइड्स होती हैं वो नॉर्मली यूज़ करती हैं एम्फोटेरिक, और जो मेटल्स होती हैं वो करेक्टर शो करती हैं बेसिक। ये मतलब ये सारी चीज़ें पहले से सेट है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है कि अगर टेम्परेचर आपका लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, अगर इससे कम है, लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है एक तरीके से, तो यहाँ पे करेक्टर आपका थोड़ा सा एसिडिक मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर ये मोर देन हो गया, इस तरीके से अगर आप मान लें मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर करेक्टर आ जाता है बेसिक, यानी कि मेटल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम जब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, तो ग्रुप मिल गया हमको, एलिमेंट मिल गए हमको, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। फिर क्या है कि जो लेस एसिडिक देन, यानी कि E2O5 जो है वो लेस एसिडिक है देन ट्राईवैलेंट ऑक्साइड्स, यानी कि E2O3 ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का जो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो है वो लीस्ट या फिर लेस एसिडिक है, वो भी किससे, E2O3 से। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना हमेशा जब भी कभी बात हो कि जो एसिडिटी होती है ना वो प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो भी एलिमेंट है अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी देन मोर विल बी एसिडिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझको सिर्फ दो काम करने की ज़रूरत है कि मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो हम जानते हैं ये तो हमेशा -2 ही शो करने वाली है, तो चलो हम पहले निकालते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमने 2 एटम ले रखे हैं, एक को x मान लिया है E को, प्लस फिर यहाँ पे ले लेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 2x और ये आएगा -10 इक्वल टू 0, और हम इसको x को यहाँ छोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा +10 डिवाइड बाई 2 और दैट कम्स आउट टू बी +5, यानी कि मुझको पता चला कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन है +5। लेट्स लुक एट इट। नाउ वी टॉक अबाउट E2O3 की, तो यहाँ पर यहाँ पे 2 है और इसको मान लेते हैं E को x + 3 और ऑक्सीजन की -2 होती है इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ वी टेक आउट द प्रॉब्लम देन इट बिकम्स 6 इक्वल टू 0 और x बराबर आ जाएगा मेरा प्लस का 6/2, यानी कि x बराबर आ गया प्लस का 3। तो यहाँ पर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली प्लस का 3। अगर हम ध्यान से देखें और अगर आप ध्यान से ना भी देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमको साफ साफ नज़र आ गया कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन का क्या चक्कर है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, यानी कि स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भाई ये लेस एसिडिक होगा इसकी कंपेयर में, ये स्टेटमेंट गलत है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे इनकरेक्ट साबित हो गया। अब हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2।
कह रहे थे एसिडिक करेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स A2O3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे, किसके केस में? O3 के केस में। कौन से ग्रुप में? इस वाले ग्रुप में। जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो कह रहे हैं भाई जो एसिडिक करेक्टर है ना, जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को देख के वैसे ही पता चल रहा है कि देखिए हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जो एसिडिक करेक्टर होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर के, ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक करेक्टर के। अब हम लोग जानते हैं कि भाई देखो जैसे तुम ऊपर से गए नीचे की ओर तो ये तो दोनों नॉन मेटल थे, तो ये तो एसिडिक ऑक्साइड बनाए, फिर उसने एम्फोटेरिक बनाया और फिर उसने बेस बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर तो ऑफ कोर्स क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। और आपका पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ये पहला वाला देख लो पहले, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, ये तो उल्टा है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आया था ये जेई के मेन एग्जाम में 2020 में, शिफ्ट 1 का। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की जो हमारे पास यहाँ पर अभी मिला है हमको। कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट कौन से? ये रहे। अब ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 के अंदर आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद आता है गैलियम, फिर इसके बाद आता है इंडियम, फिर इसके बाद आता है थैलियम, थैलियम। ऑलराइट, यहाँ पे बोरोन की बात नहीं हुई, इसको हटा देते हैं, ये तो वैसे भी नॉन मेटल है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, ठीक। तो अगर जनरली इसकी बात करें तो ये तो मेटल ही है भाई, ठीक। इन दोनों की बात करें तो इनका करेक्टर ना थोड़ा नॉन मेटेलिक होता है। जैसे गैलियम तो होता है नॉन मेटेलिक, मतलब मेटेलॉइड होता है, ठीक है। और ये आपको मेटल का बहुत सारा करेक्टर मेटल्स का दिखाती है, ठीक है। गैलियम तो कंप्लीटली ही मतलब आप मान सकते हैं कि तो है ही मेटेलॉइड, ठीक। अब कह रहे हैं स्टेबिलिटी बताओ +1 की। अब जब तुम ग्रुप 13 में जाओगे तो तुम फाइंड आउट करोगे, जैसे ये एल्यूमिनियम है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ये हो गया इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, यानी कि बाहर कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होती है 3। लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पर आपको इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करती है? डिक्रीज करने लगती है। और +1 की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं थैलियम की तो ये दैट विल बी मोर स्टेबल इन +1 एज कंपेयर टू +3। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो दैट इज मोर स्टेबल इन +3 एज कंपेयर टू +1। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ये स्टेबिलिटी जो +1 की है बढ़ेगी, और इसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये से वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स द रीज़न। अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड आउट कि भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंसी जो होगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी, यानी कि इस पर डिपेंड करेगी। तो दैट्स वाई इसकी जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो इनके बारे में होती है, कि अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दें इसका तो हम लिख सकते हैं NS2
NP1। तो अब ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे? दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? ऑफ कोर्स ये से वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो वैलेंसी शो करेगा +1। तो ऊपर से नीचे जाने पे हमेशा ही +1 की जो वैलेंसी होती है वो बढ़ती जाती है। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक, इस टॉपिक को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी इस चेन के अंदर कंपाउंड आते हैं, ठीक, लेड वगैरह सब, तो उनके ऊपर इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी शो करेगा वो हमारे यूज़ करेगा थेलियम। थेलियम के बाद आता है इंडियम, फिर आता है गैलियम, और फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम। यही ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन यही है, ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर यहीं पे +3 की बात हो जाती कि भाई +3 की स्टेबिलिटी की बात करो, तो फिर एल्यूमिनियम सबसे पहले होता, फिर गैलियम होता, फिर इंडियम होता, और फिर थेलियम होता। ठीक, +1 का ऊपर वाला है और नीचे वाला आपको मिलेगा, तो दैट इज अबाउट +3, और ये है हमारा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑलराइट, now we are moving toward the next question, this one. Can an element that forms stable compound in the low oxidation state, देखो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, 2017 का क्वेश्चन है। लो का मतलब वही जो जैसे जनरली सब तो बना रहे हैं +3 का या फिर +2 का, लेकिन कोई एक है वो +1 का बनाए, और वो बना सकता है +3 का भी और +1 का भी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये Cl3 भी बना ले और एल्यूमिनियम Cl भी बना ले, तो इसमें कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि ये +3 में क्या है, मोर स्टेबल है, +1 में क्या है, लेस स्टेबल है। तो ऐसा ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि भाई ये तो हमारा रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमेशा 2 पॉजिटिव बनाता है, क्यों? क्योंकि ये आ रहा है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल का है ये तो। ठीक, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहती है फिक्स। तो अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा हमारा कैल्शियम, ठीक, स्ट्रॉन्शियम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये तो सब के सब क्या करते हैं, +2 ही दिखाते हैं, बिकॉज इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये, दैट्स वाई ये +2 ही दिखाते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन होने से रहा। फिर हम आ गए एल्यूमिनियम पे। हम जानते हैं दैट इज़ मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू +1। फिर आ गए हम गैलियम पे। गैलियम का भी क्या होता है कि +3 में भी ये नॉर्मली बनाता है ये, तो दैट्स वाई ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर बचता क्या है, थैलियम। हम जानते हैं इसका +3 से ज़्यादा +1 मोर स्टेबल होता है, यानी कि जो अभी आपने ऊपर देखा था वो ये है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं क्यों स्टेबल है, तो दैट्स वाई तुमको आंसर देना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये तो आप एकदम कटस्थ कर लो एक तरीके से। और जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो ना जनरली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो पी ब्लॉक के अंदर यू विल फाइंड इट कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई भी टीचर पढ़ाता ही है, मजबूरी है और ज़रूरी भी है। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया था, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी के लिए हमारे पास थे, वी हैव कंप्लीटेड देम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ ask me in comments. I'll try my best to give you answer. Thank you very much. Have a nice day.